अपने खिलाफ चल रही साजिशों से अनजान नैना पहाड़ी के ऊपर बनी एक गुफा में बैठकर ध्यान में लीन थी। नैना पिछले 30 दिनों से बिना अन्न या जल के लगातार अपनी ध्यान और तपस्या में लीन थी। आर्यमान के कहे अनुसार इस वक्त वो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर अपने शरीर की भोजन पानी जैसी जरूरतों के लिए निर्भर थी। अपने ध्यान में लीन नैना को अचानक ऐसा लगता है जिसे ब्रह्मयंत्र उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मयंत्र, ब्रह्मयंत्र, तुम कहां हो? अपने ध्यान में लीन नैना ब्रह्मयंत्र के दिखने के साथ ही काफी उत्सुक हो चुकी थी। आर्यमान का कहा सच साबित हो रहा है। ब्रह्मयंत्र से मैं खुद ही जुड़ सकती हूँ। ब्रह्मयंत्र भी मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यही सोचते हुए नैना ब्रह्मयंत्र को और भी ध्यान से देखने की कोशिश में जुट जाती है। नैना को ब्रह्मयंत्र अपनी नजरों के सामने दिख तो रहा था, लेकिन उसे उसके स्थान का पता नहीं चल रहा था। ये तो नीला आसमान है। ब्रह्मयंत्र यूं अंतरिक्ष और धरती के बीच क्या कर रहा है? ये कहाँ है और इस तक मैं कैसे पहुंच सकती हूँ? यही सोचते हुए नैना अभी भी अपनी आंखों को नहीं खोल रही थी। उधर गुफा के दरवाजे के बाहर खड़ा आर्यमान बिना कुछ बोले नैना के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। ब्रह्मयंत्र के साथ नैना के जुड़ने का आभास आर्यमान को भी हो गया था। लगता है ब्रह्मयंत्र ने नैना के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। मेरे शरीर की बढ़ती हुई ऊर्जा तो इसी बात का संकेत दे रही है। ब्रह्मयंत्र के साथ नैना का संपर्क होते ही आर्यमान के शरीर के ऊर्जा के स्तर भी बढ़ने लगा था। नैना के पास ब्रह्मयंत्र होने का एहसास होते ही आर्यमान गुफा के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर नैना का इंतजार करने लगा था। नैना का ध्यान पूरा होने का समय आ गया है। वो जल्दी बाहर निकल सकती है। अगर वो खुद से ध्यान से बाहर नहीं आई तो मुझे उसे निकालना होगा। अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी को महसूस कर रहा आर्यमान यही सोचते हुए वहां खड़ा था। अपनी आंखों को बंद कर आर्यमान भी ब्रह्मयंत्र की बढ़ती हुई शक्तियों को महसूस कर रहा था। उधर गुफा के भीतर बैठी नैना अपने ध्यान में ब्रह्मयंत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजरों के सामने से ब्रह्मयंत्र ओझल होने लगता है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से नैना की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। ब्रह्मयंत्र, ब्रह्मयंत्र, ये कहां गया? मेरी आंखों के सामने अचानक ये दिखना कैसे बंद हो गया? ब्रह्मयंत्र! नैना की आवाजें उसके मुख से बाहर नहीं निकल रही थी, बल्कि ये सब नैना के मन के भीतर चल रहा था। अपनी आंखों के सामने ब्रह्मयंत्र को यूं गायब होते देख नैना चीख पड़ती है, ब्रह्मयंत्र! चीखती हुई नैना भी अपनी शक्तियों को केंद्रित कर अंतरिक्ष में जाकर ब्रह्मयंत्र को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह कोशिश असफल रहती है। नैना अब चाहकर भी ना तो ब्रह्मयंत्र के साथ संपर्क स्थापित कर पा रही थी और ना ही उसे देख पा रही थी। ब्रह्मयंत्र के साथ संपर्क न होने की वजह से नैना काफी परेशान हो उठती है और इसी के साथ ही नैना की आंखें खुल जाती है। हालांकि अपनी आंखों के सामने इस वक्त नैना को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मयंत्र की रोशनी से नैना की आंखें चौंधिया गई थी और उसे अभी स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मयंत्र को अपने सामने से यूं जाता देख नैना को काफी बुरा महसूस हो रहा था और वो इसका दोष खुद को ही दे रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी आंखों के सामने से कैसे ओझल हो सकता है? कई बार तो ध्यान लगाने के बाद ये मेरी आंखों के सामने आया था, फिर ये ओझल कैसे हो सकता है? ब्रह्मयंत्र इस वक्त कहां मौजूद है ये पता न चलने और उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से नैना काफी परेशान थी। अपनी आंखों के खुलने के बाद नैना अब उस गुफा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है। एक और नैना पिछले 1 महीने से गुफा के भीतर बंद होकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने तथा ब्रह्मयंत्र को हासिल करने के लिए ध्यान में डूबी हुई थी, तो उधर दूसरी ओर नैना की खोज में देववर्मन ने भी जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन उसे नैना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सेनापति अमात्य, नैना आपकी पोती है ना? और आपने ही नैना को शाही दवाखाने से बाहर ना निकलने देने के लिए सैनिकों को शाही दवाखाने के बाहर तैनात किया था। फिर नैना आखिर कहां गायब हो गई? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? देववर्मन की बातों को सुन सेनापति अमात्य उसकी ओर देखते हुए कहता है, युवराज, हमारे सैनिकों ने उसे सच में बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। वो लोग लगातार उस शाही दवाखाने पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं निकली है। दूसरी बात युवराज, आप नैना और मेरे रिश्ते की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नैना से मैंने रिश्ता तोड़ दिया था, और जब मैंने रिश्ता नहीं भी तोड़ा था तब भी मेरे सैनिकों ने आपके लिए उस पर जानलेवा हमला किया था। इसलिए युवराज, मेरी वफादारी पर कभी शक मत कीजिएगा। अमात्य की बातों को सुन देव महामंत्री की ओर देखता है। महामंत्री जयराम, नैना के लिए आप अपनी जान भी देने को तैयार थे, कहीं आपने ही तो उसे भगा नहीं दिया ना? अगर आपने ऐसा किया है ना तो आप जान लीजिए, ऐसा करना शाही आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और इसकी सजा केवल मौत है। देववर्मन की इस बात को सुनने के बाद भी जयराम अपना धीरज नहीं खोता है। वो बेहद ही शांति भरे चेहरे के साथ देववर्मन की ओर देखते हुए कहता है, जिन्होंने मौत नहीं देखी होती युवराज, वही मृत्यु मृत्यु चिल्लाते हैं और लोगों को मरने मारने की धमकी देते रहते हैं। आप तो राजदरबार में बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस उम्र में न जाने कितनी मृत्यु देख चुके थे। अब तो इस संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, इसलिए आप हमें मृत्यु की धमकी मत दीजिए। महामंत्री की बातों ने देव को निशब्द कर दिया था। वहां पसरी शांति को चीरते हुए थोड़ी देर बाद जयराम कहता है, वैसे आप चिंता न करें युवराज, मैंने नैना को कहीं नहीं भगाया है। मेरी नजरों में उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए अगर वो मेरे पास आएगी भी
तो मैं उसे लेकर सीधे वत्सल साम्राज्य के सम्राट के सामने जाऊंगा। मैं उसे कहीं भागने की सलाह नहीं दूंगा युवराज, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। महामंत्री जयराम की बातों को सुन देव चुप हो चुका था। उसके पास महामंत्री की बातों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी हेमा आगे आती है। महामंत्री जयराम, आपने पहले क्या किया है और आप अब क्या कर रहे हैं, यह बात मुझे अच्छी तरह से पता है। वैसे आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, नैना जब भी सामने आएगी ना, उसके हिस्से में सिर्फ मौत की सजा होगी। कोई मृत्यु से कितना डरता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं, इस बार नैना के सामने आने के बाद वो मौत से जरूर डरेगी। हेमा की बातों को सुन वहां पर सब कोई शांत था। वत्सल साम्राज्य के युवराज की पत्नी होने की वजह से कोई भी उसके सामने जल्दी अपनी जुबान नहीं खोलना चाहता था। एक और हेमा शाही आदेश से सबको डरा रही थी, तो उधर दूसरी ओर वत्सल साम्राज्य के युवराज ओमव्रत को अपनी पत्नी की इस कारस्तानी का पता चल गया था। अपने गुप्तचर से बातें करते हुए ओमव्रत उससे कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हेमा मेरे हस्ताक्षर वाला फरमान सबको दिखा रही थी। ओमव्रत का सवाल सुन उसका गुप्तचर कहता है, जी युवराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके पास आपके हस्ताक्षर वाला शाही फरमान था और उसमें लिखा हुआ था कि नैना को जल्द उनके सामने पेश किया जाए। उस फरमान की वजह से पूरे कुसान राज्य की सेना उनके समर्थन में खड़ी हो गई है। सभी मिलकर नैना को खोजने में लगे हुए हैं। कुसान का हर मंत्री और सैनिक इस एक आदेश की वजह से एक बार फिर से युवराज देव वर्मन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। सबको लग रहा है आप लोग देव वर्मन को महाराज बनाने के पक्ष में हैं। गुप्तचर की बातों को सुन युवराज ओमव्रत सोच में डूबा हुआ था। लगता है हेमा ने मेरे द्वारा दिए हुए शाही मोहर का इस्तेमाल कर इस आदेश को जारी कर दिया है। वो खुद मेरी पत्नी है, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर शक भी नहीं करता होगा। ये हेमा भी ना, बदले की आग में जल रही हेमा ने फिर से गलत फैसला ले लिया है। यही सोचता हुआ ओमव्रत कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। क्या करूं? हेमा के पास मौजूद फरमान को फर्जी घोषित कर दूं, लेकिन इससे फिर हेमा की बेइज्जती पूरे राज्य में होगी। नहीं नहीं, अपनी हेमा की बेइज्जती मैं नहीं सह सकूंगा। उधर अगर हेमा अपने मकसद में कामयाब होगी तो अरुणिमा की उदासी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं करूं तो क्या करूं मैं? इन्हीं बातों में उलझा हुआ ओमव्रत कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। नैना को लेकर जहां सब अपने अपने मोहरों को सही स्थान दिलाने में लगे थे, वहीं इन बातों से अनजान नैना अपनी आंखों के सामने से ब्रह्मयंत्र के गायब हो जाने की वजह से काफी परेशान थी। इसी बीच जब वो गुफा का दरवाजा खुलती है तो उसे दरवाजे के बाहर खड़ा आर्यमान दिखाई देता है। नैना के दरवाजा खुलने के साथ ही आर्यमान भीतर दाखिल हो जाता है। नैना, क्या हुआ? तुम्हारा ब्रह्मयंत्र के साथ संपर्क स्थापित हुआ था ना? ब्रह्मयंत्र कहाँ है नैना? उसकी ऊर्जा मुझे अभी भी महसूस हो रही है। तुम्हारा उसके साथ संपर्क होते ही इस दिल को जितनी राहत मिली है ना, ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूं नैना। आर्यमान की इन बातों को सुन रही नैना बिल्कुल शांत थी। वो बेहद ही शांत भाव से आर्यमान की ओर देखते हुए कहती है, ब्रह्मयंत्र ने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया आर्यमान। वो मेरे ख्यालों में आया तो जरूर था, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं खोज पा रही हूँ आर्यमान, नहीं खोज पा रही हूँ। नैना की बातों से स्थिति का अंदाजा आर्यमान को भी चल जाता है। वो नैना से कहता है, कोई बात नहीं है नैना, तुम अगली बार कोशिश करना, वो तुमसे संपर्क जरूर करेगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आर्यमान की बातों को सुन नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझसे अब ब्रह्मयंत्र नहीं खोजा जाएगा आर्यमान, मुझसे अब ये नहीं खोजा जाएगा। मुझे तो लगता है ब्रह्मयंत्र ने मुझे त्याग दिया है, तभी तो मेरे इतने करीब आने के बाद भी वो मुझे एक बार फिर से छोड़कर चला गया। इस ब्रह्मयंत्र के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान हो गया और मुझे दूसरे के शरीर में रहना पड़ रहा है, लेकिन ब्रह्मयंत्र अभी भी मेरे पास आने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है मेरा साथ उसे पसंद नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो आज मुझे अपनी मौजूदगी की जगह जरूर बताता। स्पष्ट तौर पर नजर आने के बाद भी वो मुझे छोड़कर चला गया। नैना की आंखों से निकलते हुए आंसुओं की बूंदों को देख रहा और उसकी बातों को सुन रहा आर्यमान बिल्कुल चुप खड़ा था। ब्रह्मयंत्र कब आएगा नैना के पास, और वो अभी नैना को क्यों दिला रहा है सिर्फ अपने होने का एहसास? अपनी पत्नी या अरुणिमा? किसका साथ देगा ओमव्रत और क्या करेगा नैना के साथ?